अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर जो है वो क्या होते हैं? थर्मिस्टर्स होते हैं हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स। थर्मिस्टर्स को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होंगे? हीट thermistors are heat sensitive resistors। इसका मतलब क्या है? आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो थर्मिस्टर्स होते हैं वो हीट को सेंस करते हैं। हीट को सेंस करने का क्या मतलब है कि हीट के कम या ज़्यादा होने से उनकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती है या कम होती है। यानी कि जो ही जहाँ पे ये ऐसा रजिस्टर है, बेसिकली रजिस्टर ही है, लेकिन ये ऐसा रजिस्टर है जो हीट पे डिपेंड करता है, जिसकी रेजिस्टेंस हीट पे डिपेंड करती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये होगा थर्मिस्टर्स दो तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टर्स और दूसरा जो है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टर्स। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टर्स क्या होते हैं भला? नेगेटिव टेम्परेचर जो है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टर्स उन थर्मिस्टर्स को कहा जाता है जिनकी रेजिस्टेंस हीट बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होती है? टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती है। लेकिन जो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाले थर्मिस्टर्स होंगे उनकी हीट जो है बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। ठीक है, और पॉजिटिव वाले की इंक्रीज करेगी। बुक पे देखें तो जो यहाँ पे आपको लाइन नज़र आ रही है, इसमें थर्मिस्टर्स पहले पैरे के अंदर देखें तो तीसरी लाइन है, द रेजिस्टेंस ऑफ सच थर्मिस्टर्स डिक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर्स, जो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर्स होते हैं, इनका क्या होता है? इनकी रेजिस्टेंस decreases as the temperature is increased। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इनकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ये बनते किससे हैं? ये बेसिकली सेमीकंडक्टर्स होते हैं। दे आर semiconductors made up by nickel, कोबाल्ट। निकल हो गया, इसमें कोबाल्ट का इस्तेमाल हो गया, मैंगनीज, कॉपर, इनसे ये बनते हैं। ठीक है, ETC, ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। इसका इस्तेमाल क्या है? पहले हमने ये देखा थर्मिस्टर होते क्या हैं, फिर हमने देखा ये बनते किससे हैं, और तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि इसका यूज़ क्या है। वैसे चौथा बन रहा है, लेकिन बहरहाल ये डेफिनेशन ही काउंट होगी, ये मेड अप किससे बनते हैं। अच्छा, जो थर्मिस्टर्स होते हैं ये लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। थर्मिस्टर्स आर यूज्ड टू मेजर लो टेम्परेचर वेरी एक्यूरेटली।
लो टेम्परेचर को बहुत अच्छी तरह से मेजर कर सकते हैं। कितना लो टेम्परेचर? स्पेशली अप टू 10 केल्विन। 10 केल्विन बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है। देखें कैसे भला, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में इसको लेकर जाएं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, वो बराबर होता है 273 केल्विन के। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो अगर 0 केल्विन हो तो वो किसके बराबर होगा? वो -273 डिग्री के बराबर होगा। तो 10 केल्विन किसके बराबर होगा? 10 केल्विन जो है वो माइनस में ही होगा, कोई जो भी 100 या 200 डिग्री के ऊपर। तो इतना लो टेम्परेचर जो है उसको भी मेजर कर सकते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो इनकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो इसलिए हमें पता चल रहा होता है कि यहाँ पे जो है इस कितना टेम्परेचर है। ये इस्तेमाल एवरीडे लाइफ में हमें नज़र आता है इनका इस्तेमाल। ये ओवन में यूज़ होते हैं, आपको पता है ना, ओवन में हीट होती है और हीट एक लेवल तक जाती है। जो ही वो जाती है वहाँ उसमें थर्मिस्टर्स लगे होते हैं, वो हीट सेंस करते रहते हैं। जो ही एक टेम्परेचर ख़ास आता है वहाँ पे वो बंद हो जाता है। उसके बाद हीट गन जो होती है वो बंद हो जाती है, उससे ज़्यादा हीट वो नहीं देती। ठीक हो गया। ओवन में इस्तेमाल होता है इसका। इसके अलावा जो हैं ये रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होते हैं। रेफ्रिजरेटर किसे कहते हैं? ये जो फ्रिज होती है इसमें भी इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है, लो टेम्परेचर उसके अंदर। एसी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन फायर अलार्म जो है इसमें भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, फायर अलार्म जो है यहाँ ये इसके अंदर लगे होते हैं। जो ही टेम्परेचर कमरे का एक ख़ास लेवल से बढ़ता है तो ये करंट अब जो ये इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो चेंज होती है, उससे करंट सर्किट में फ़्लो करने लग पड़ता है, और जो ही करंट फ़्लो करता है तो अलार्म बजने लग पड़ता है। तो इस तरह से ये इसकी सारी एप्लीकेशन है। अच्छा, ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस टॉपिक के। ये आप कर लेंगे तो इससे ये होगा कि इसमें कोई MCQs आता है या शार्ट क्वेश्चन आता है तो आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन शार्ट क्वेश्चन के व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद है इलेक्ट्रिकल पावर एंड डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिकल पावर वो एनर्जी होगी जो बैटरी सर्किट में सप्लाई करती है करंट को फ्लो करवाने के लिए। मसलन इसमें ये हमारे पास एक सर्किट है, ये इसकी रेजिस्टेंस R है, और बैटरी जो सर्किट में करंट को फ्लो करवाने के लिए एनर्जी सप्लाई करेगी उसको पावर कहेंगे। लेकिन यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में हमें एक और वर्ड भी लगाना पड़ेगा, रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू द सर्किट, टू ए सर्किट। रेट का वर्ड क्यों ऐड किया है साथ यहाँ पे? रेट का वर्ड इसलिए ऐड किया है कि पावर जो होती है वो, अब देखें पावर जो होती है ना उसमें ये काउंट होता है कि कोई काम कितने टाइम में हो रहा है। अदरवाइज़ जैसे इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, एक मोटर है वो पानी निकाल रही है, ठीक है, वो भी पानी निकाल रही है। एक ट्यूबवेल है वो भी पानी निकाल रहा है। दोनों एक एक घंटा चलते हैं। एक घंटे में कौन ज़्यादा पानी निकालेगा? ट्यूबवेल, क्योंकि ट्यूबवेल जो है उसका पर सेकंड में काम करने की सलाहियत ज़्यादा है, इसलिए उसने एक घंटे में ज़्यादा काम कर लिया। ठीक है,
जब भी हम पावर को डिफ़ाइन करते हैं तो पावर बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क होती है कि आप कोई भी काम वक़्त के लिहाज से कितना तेज़ी से कर रहे हैं या कितना स्लोली कर रहे हैं। इसलिए पावर का कॉन्सेप्ट जब भी आएगा तो उसमें ये देखा जाएगा कि ये काम तो हो रहा है, लेकिन क्या काम तेज़ी से हो रहा है या स्लोली हो रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा है रेट ऑफ एनर्जी, जिस टाइम जितनी तेज़ी से एनर्जी सप्लाई करेगी बैटरी सर्किट में, वो उसकी क्या कहलाएगी, पावर कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं? पावर का फार्मूला मैथमेटिकली होता है P = W/T, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। ये जो है ना पावर का फार्मूला है। हमारे पास है इलेक्ट्रिकल पावर, तो बात है कि ये फार्मूला है कि ये वर्क हमने निकालना है। अब वर्क के लिए हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में जो एक डेफिनेशन पढ़ी थी वर्क की, वो हम यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बोला? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है डेल्टा V W/Q। ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में ये पढ़ा था। W/Q का मतलब क्या है? वर्क डन ऑन ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो किसी भी चार्ज के ऊपर वर्क होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए फील्ड के अंदर वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। मसलन ये हाई पोटेंशियल प्लेट है, ये लो पोटेंशियल प्लेट है, यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है, हमने इसको ऊपर मूव करवाया, तो यहाँ पे जो वर्क होगा इस चार्ज के ऊपर वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। यहाँ से हम W को इधर, इसको Q को इधर ले जाएं। अब यहाँ पे तो था एक चार्ज, हमारे सर्किट में एक से ज़्यादा चार्ज हैं, तो हम Q की बजाय हम डेल्टा Q लिखेंगे। तो डेल्टा Q जो है ये डेल्टा V बराबर आ जाएगा W W/डेल्टा Q। डेल्टा Q को इस साइड पे ज़रब दे दें तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा Q डेल्टा V = W। अच्छा, ये जो W है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 को 1 में पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी P = W का मतलब डेल्टा Q डेल्टा V/T। अच्छा, ये यहाँ पे हमारे पास आ गया P = डेल्टा V। ये जो डेल्टा Q है, ये T को मैं डेल्टा T लिख लेता हूँ। T मतलब टाइम है, डेल्टा T इसलिए लिखा है कि हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि थोड़े से टाइम में, स्मॉल जो टाइम में चेंज हुई है उसमें डेल्टा Q चार्ज सर्किट में पहुंचा है थोड़े टाइम में, तो इसलिए डेल्टा T कर दिए। और दूसरा ये है कि ऊपर चूँकि चेंज थी, चेंज इन चार्ज आ रहा है, चार्ज में चेंज तब्दीली हो रही है टाइम के लिहाज से, तो फिर हमने ऊपर डेल्टा था तो नीचे भी डेल्टा किया। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारे पास ये जो चीज़ बन जाएगी, ये करंट बन जाएगा। करंट की क्या डेफिनेशन है? करंट की डेफिनेशन है I = डेल्टा Q/डेल्टा T। तो ये हमारे पास आ जाएगा P = डेल्टा VI। अच्छा, डेल्टा V जो है ये चेंज इन वोल्टेज है। अगर सर्किट की वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, स्टेडी वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं, तो फिर हमें डेल्टा V को V कर सकते हैं और ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा P = VI। अच्छा, ये पावर का फार्मूला, पावर का रिलेशनशिप बन गया है जो सर्किट में निकालनी हो, सर्किट की पावर कि बैटरी कितनी पावर सप्लाई कर रही है, उसमें हमें सिर्फ वोल्टेज पता होनी चाहिए और सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो पता होना चाहिए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आ जाएगी बैटरी की जो सर्किट में वो सप्लाई कर रही है। अच्छा, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करें V = IR, V की जगह पर ये लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा IR और साथ आ जाएगा I, तो ये आ जाएगा I²R, P = I²R आ जाएगा। और अगर हम I लिखें तो ये आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से I की वैल्यू निकालूँ ओम लॉ से और इसको इन टर्म्स ऑफ करंट लिखना हो, तो अब यहाँ पे I की वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा P = V/R, सॉरी I की वोल्टेज की फॉर्म में आ गई V²/R। तो ये पावर का सेकंड रिलेशनशिप आ। ये देखिए 3 यहाँ पे पावर की रिलेशन है। अगर हमें वोल्टेज और करंट पता है तो ये यूज़ करेंगे, अगर करंट और रेजिस्टेंस पता है तो ये यूज़ करेंगे, अगर रेजिस्टेंस और वोल्टेज पता है तो
ये वाला यूज़ करेंगे। तो ये तीनों जो फार्मूलाज हैं ये पावर हमें डिटरमिन करके देंगे सर्किट की। ठीक हो गया। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है और कि पावर निकालें जो डेसिपेट हो रही है सर्किट के अंदर उसको। डिसिपेट का मतलब क्या होता है? डिसिपेट का वर्ड जो यूज़ किया हमने, डिसिपेट का मतलब होता है कितनी पावर सर्किट में कंज्यूम हो रही है। कंज्यूम होना, डिसिपेट का मतलब होगा, कंज्यूम का मतलब होता है यूज़ अप होना, ख़त्म होना टाइम के साथ साथ। जैसे चीज़ें इस्तेमाल से ख़त्म हो जाती हैं, जैसे पेट्रोल होता है, तो पेट्रोल हम डलवाते हैं, वो थोड़े टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है, फिर हम और डलवाते हैं, फिर हम और डलवाते ही रहते हैं, क्योंकि वो कंज्यूम हो जाता है। जैसे हम चलाते हैं बाइक को, गाड़ी को, वो कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये पावर डिसिपेट होती है। जैसे सर्किट में पावर पहुंचती है हम उसे वापस नहीं ले सकते। ठीक है, वो उसके अंदर कंज्यूम हो जाएगी। ये लाइट जल रही है तो पावर कंज्यूम हो रही है, यहाँ पे ये लाइट जल रही है, फ़ैन चल रहे हैं तो पावर उससे कंज्यूम हो रही है। तो पावर डिसिपेट जो है ना यहाँ पे होगी।